Hi everyone, I hope you all are well. So in this video, I am going to discuss with you chapter number 2 historical sources, literary and archaeological. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ. इस वीडियो को आप 2-3 बार ही देख लोगे, आपको अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे. और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न और कितने मार्क्स से होने चाहिए क्वेश्चंस वो सारा डिस्कस किया है. उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले आप वो देख लो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है. यूनिट 1 में से जो है हमने 2 क्वेश्चंस रेडी करने हैं. एक क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ और दूसरी वीडियो के अंदर मैं सेकंड क्वेश्चन जो है यूनिट 1 में से डिस्कस करूँगी. नाउ इंट्रोडक्शन. जो पंजाब की हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही ग्लोरीफाई है. तो उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी सोर्सेज यानी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी. हमें मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स और बायोग्राफीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने जो है रूल किया है. क्योंकि पंजाब एक ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं वहीं से एंटर की, क्योंकि नीचे तो पेनिसुलर इंडिया है, वहाँ पर वाटर है, वहाँ से कोई भी डायनेस्टी ने अटैक नहीं किया है. ज़्यादातर अटैक्स जो इंडिया पे हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं. तो जो भी डायनेस्टीज़ हैं वो बेसिकली पंजाब से ही उसकी शुरुआत हुई है. इसीलिए हम कहते हैं पंजाब का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और गहरा है. उसके लिए हमें पढ़ने के लिए बहुत सारे अकाउंट्स चाहिए. तो वो जो अकाउंट्स हम मदद लेकर हम डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसको हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो प्रॉपर हिस्टोरिकल वर्क्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क्स या तो जला दिए गए हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं किसी ना किसी डायनेस्टी के द्वारा, या फिर मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसको तोड़ दिया गया है. तो हमारे पास प्रॉपर डेट्स नहीं है. जो थोड़ी बहुत हैं उससे ही हम लोग आइडिया लगा के चेकिंग करते हैं कि अच्छा इस डायनेस्टी के अंदर ये टाइम पीरियड में ये चीज़ें हुई होंगी और ये वाले किंग रहे होंगे, उन्होंने ये कॉइन्स जो हैं इशू किए होंगे. हिस्टोरिकल सोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसे टेबल ही बनाना ताकि वहाँ पर जो है टीचर को बहुत क्लियरली ये चीज़ पता लग जाए कि आपने क्या चीज़ें कैसे मेंशन की और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी. अब यहाँ पर लिटरेरी का मतलब है जो रिटन है. रिटन जैसे कोई बुक्स हो गई या फिर किसी किंग ने अपनी बायोग्राफीज़ लिखवाई हैं किसी से, कोई जो अकाउंट्स हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के जो इंडिया में आए हैं, तो इनको लिटरेरी सोर्सेज को हम 3 टाइप्स में डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड कोई लिटरेचर है. सेकुलर, जो रिलीजियस नहीं है, धर्म से रिलेटेड उसका कुछ भी नहीं है और कोई चीज़ें जो हैं उस टाइम पे लिखी गई होंगी. या फिर अकाउंट्स. रिलीजियस के अंदर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट और जैन जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर होती हैं. सेकुलर जो है उसके अंदर ड्रामा आ जाएगा, फोक लिटरेचर आ जाएगा, बायोग्राफीज़, किंग के ऊपर लिखी हुई कोई बायोग्राफीज़ होती हैं जो अपने वो पोएट से लिखवाते थे. क्रॉनिकल्स होते हैं जैसे कि जो अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स जो किंग्स लिखवाते हैं लाइन वाइज. रेवेन्यू कलेक्शन कैसा होता है, आर्मी कितनी होगी, तो वो वहाँ पर हम टाइम वाइज जो है वो भी चेक कर सकते हैं. फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे इंडिया में आए होंगे उन्होंने बुक्स लिखी होंगी इंडिया पर. जैसे कि ग्रीक्स जो ग्रीस से आए थे, चाइनीज़ चाइना से, तिब्बतन तिब्बत, और मुस्लिम जो है अरब वर्ल्ड से आए थे. अब यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं पे रिटर्न है, जो चीज़ें हैं जो बुक्स पे नहीं है बट बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर लिखी गई हैं. जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गया, कोई पिलर हो गया उसके ऊपर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई स्टोन्स के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं. मॉन्यूमेंट हो गया, कोई बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ऐसी कोई चीज़ें. स्कल्पचर्स होती हैं, मूर्तियाँ वगैरह, ऐसी कोई चीज़. पेंटिंग हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, खुदाई करके हमें कोई पोट्री मिलती है, बाउल्स मिल रहे हैं, यूटेंसिल्स मिल रहे हैं. तो ये थी आपकी सोर्सेस. नाउ लिटरेरी सोर्सेज आपको एक एक करके जो है ये डिफाइन करना है. फर्स्ट जो है आपका रिलीजियस लिटरेचर. सबसे पहला रिलीजियस लिटरेचर जो इसके अंडर आता है वो है वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर जो है इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर है और ये संस्कृत में लिखा गया है. पहले ये ओरली जो है ट्रांसफ़र होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बाद में इसे बुक्स में लिखा गया है. वैदिक लिटरेचर के अंदर बहुत सारी जो हैं बुक्स वगैरह आती हैं. जैसे फर्स्ट जो आते हैं वो है वेद. वेद जो है 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसके अंदर 10 चैप्टर्स आते हैं एंड 1028 हाइम्स आते हैं, यानी कि आप कह लो पैराज आते हैं रिलेटेड टू द गॉड, जो हम लोग गॉड के वर्शिपिंग में यूज़ करते हैं. फिर अगला है यजुर्वेद. यजुर्वेद का मतलब होता है जो भी हम सेक्रीफाइसेस करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हमें, जैसे पहले के टाइम में एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो यजुर्वेद में लिखा गया है. नेक्स्ट है सामवेद. सामवेद के अंदर जो भी सेक्रीफाइस करते वक्त हम लोग सॉन्ग, चैंट्स या पैरास गाएंगे वो सामवेद के अंदर मेंशन है. अथर्ववेद जो है डील करता है मेडिकल साइंस के साथ या फिर आयुर्वेदा के साथ.
सेकंड, ब्राह्मण्स। ब्राह्मा का मतलब होता है सेक्रीफाइस। इस बुक के अंदर भी बहुत सारे हाइम्स और चैंट्स हैं और ये प्रोज में लिखा गया है और ज़्यादातर इसके अंदर रिचुअल्स के बारे में बताया गया है कि आपको किस तरीके से रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म करने हैं। थर्ड है अर्यंका। अर्यंका का मतलब होता है फॉरेस्ट। ये वो वाली बुक्स हैं जो ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट में पढ़ी जाती हैं। जैसे पहले के टाइम में मेडिटेशन करते थे फॉरेस्ट के अंदर, तो क्या क्या रूल्स रहेंगे, कैसे करना है, तो ये बुक्स जो है उन पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उप का मतलब होता है नियर और निषाद का मतलब है सेट। सो यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने गुरु के चरणों के पास बैठकर उनसे नॉलेज लेंगे अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में, गॉड की गॉड जो है उन्होंने कैसे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की सोल जो है ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है सूत्र। सूत्र जो है 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये सारी जो है धार्मिक बुक्स हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं वो सब मेंशन है। नेक्स्ट है स्मृतिस। स्मृतिस जो है इसको कंपोज किया है, जिसने लिखा है वो है मनु, विष्णु, नारद और बृहस्पति ने। नेक्स्ट है एपिक्स। एपिक्स में रामायण एंड महाभारत आ जाएंगी। रामायण को कंपोज किया था महर्षि वाल्मीकि ने एंड महाभारत को किया था वेद व्यास जी ने। ये दोनों एपिक्स जो है हमें आर्यंस के बारे में बताते हैं। आर्यंस को बेसिकली आउटसाइडर्स माना जाता है जो इंडिया में आए थे। नेक्स्ट है पुराण। पुराण जो है 18 होते हैं और हर पुराण को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। यहाँ पर जो त्रिपिताका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर थी, लिखी हुई बुक्स थी जिसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पिताका का मतलब होता है बास्केट, तो यहाँ पर त्रिपिताका का मतलब होता है 3 बास्केट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 3 नॉलेज जो बुद्धा ने दी थी पूरे वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए। जैन लिटरेचर जो है वो प्राकृत और अर्ध लैंग्वेज में लिखी गई है। जैन महावीर जिन्होंने जैन धर्म की इस्टेब्लिशमेंट की थी वो 24 तीर्थंकर थे जिन्होंने लिटरेचर जो है काफ़ी कम प्रिजर्व की है। के टाइम से वो ओरली जो है चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, तो हमें काफ़ी कम जो है जैन लिटरेचर के बारे में रिटर्न चीज़ें मिलती हैं। जितने भी सोर्सेज है अभी हमने किए ये हम लाइन वाइज कर रहे हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के अंदर अगर हमें कोई पढ़ना हो लाइन वाइज तो सबसे पहले कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर पहले धार्मिक बुक्स जो थी वो अवेलेबल थी, तो इससे हमें सोशल कल्चरल लाइफ जो है वहाँ की पता लग सकती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे चला उसके बाद किंग्स ने जो है खुद की भी बायोग्राफीज़ लिखनी शुरू की, उन्होंने जो है अकाउंट्स लिखवाने शुरू किए। तो फिर जो है सेकुलर लिटरेचर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया पंजाब की हिस्ट्री में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है दैट इज़ सेकुलर लिटरेचर, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज़ होती हैं जो कि इनकी इमेजिनेटिव एंड गॉसिप लिटरेचर की बहुत सारे ड्रामाज और स्टेज शोज उस टाइम पे लिखे जाते होंगे तो वो किस तरीके के होते होंगे। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है ये एक पॉलिटिकल बुक है जो कौटिल्या ने लिखी थी। कौटिल्या जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं वो पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्या जो थे टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब में, और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करने वाले उनके टीचर उन्होंने बताया था कि पंजाब की पावर को कैसे एनेक्ट करना है और कैसे फिर जाके मगधा पे कंट्रोल करना है। का डायनेस्टी के टाइम पे भी कुषाण किंग के बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो थे जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उनकी काफ़ी बार बात होती है हिस्ट्री में, जैसे कि पहले हैं वासुमित्र, अश्वघोष एंड नागार्जुन। गुप्ता एज में भी हमें बहुत सारे पोएट्स और स्कॉलर्स देखने को मिले हैं जिन्होंने काफ़ी जो है ट्रिमेंडस बुक्स लिखी हैं, जैसे कि कालिदास हैं जिनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्होंने शकुंतलम और मेघदूत बुक्स लिखी थी। राइटिंग ऑफ फॉरनर्स की उस टाइम पीरियड में बहुत सारे फॉरनर्स ने इंडिया में ट्रेवल किया था और उस टाइम के सिनारियों पे बुक्स लिखी थी जिसके अंदर हमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्लैरिटी मिलती है। ग्रीक्स जैसे कि ग्रीस से आए थे, पर्शियंस ईरान से आए थे, मुस्लिम जो अरब वर्ल्ड से आए थे, उन्होंने पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं बेस्ड है हियरसे पे, मतलब जो उन्होंने सुनी होंगी, जो चीज़ें ओरली जो ट्रांसफ़र हो रही थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उस पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको उन्होंने पर्सनल ऑब्ज़र्व किया था इंडिया में रहकर, उन पर उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ऐसा बहुत ही कम जो है हमें रिकॉर्ड इंटैक्ट मिलता है, एक साथ मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ जब आती थी तो रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म कर दिए जाते थे, मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो जलाए जाते थे, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
थोड़े बहुत जो है रिकॉर्ड्स, उसी से ही हम जो है आइडिया लगाते हैं उस टाइम पीरियड का। नाउ इसी के अंदर हमने और भी राइटर्स के नाम करने, जैसे कि हीरोडोटस एंड स्काइलेक्स ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने अलेक्जेंडर के इंडिया में आने से पहले का इंडिया का सिनारियो लिखा है, उस टाइम की सिचुएशन लिखी है। उसके बाद एरिस्टोब्यूलस और टॉलेमी जो थे उन्होंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर एक्सपीडिशन की, जब अलेक्जेंडर यहाँ पे अटैक कर रहे थे, यहाँ पर कौन से किंग थे और उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहा होगा, उस पर बुक्स लिखी हैं इन दोनों ने। फिर मेगासेंथीस जो हैं ये भी एक ग्रीक राइटर थे, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, जिसके अंदर हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ का पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के टाइम पर। नाउ इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो चाइना से आए थे और बेसिकली वो लोग अट्रैक्ट हुए थे बुद्धिज़्म रिलीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म रिलीजन बहुत फ्लॉरिश कर रहा था, तो उसकी नॉलेज के लिए वो इंडिया में आए थे। और जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे उनमें है फाहिन हुइन टी संग। फाहिन जो थे वो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे, हुइन टी संग सेकेंड थे और वो आए थे हर्षा पीरियड के टाइम पे, जब हर्षावर्धना डायनेस्टी थी उस टाइम पर आए थे। और जो थर्ड स्कॉलर आए थे वो थे इट सिंह और वो 7th सेंचुरी के आसपास आए थे इंडिया में। और पॉइंट इसी के अंदर तिब्बतन ट्रैवलर्स जो तिब्बत से आए थे और उनमें सबसे फेमस थे तारनाथ लामा। उनका लिखा हुआ वर्क वो था हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, कि कैसे जो है बुद्धिज़्म रिलीजन इंडिया में फ्लॉरिश किया, उससे हमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट धर्म के बारे में। उनके फेमस वर्क्स जो हैं तंगयूर एंड कंगयूर हैं, वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री का। फोर्थ पॉइंट जो है वो है मुस्लिम राइटर्स जो अरब कंट्रीज से आए थे, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल बरूनी। उन्होंने लिखा था अपना वर्क तहकीक ए हिंद, यानी कि इंक्वायरी इनटू इंडिया, की इंडिया के अंदर उन्होंने पूरा इंक्वायर किया कि यहाँ पर क्या सिनारियो सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे। ही गिव्स अ फेथफुल पिक्चर ऑफ इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी, की बहुत ही एक पॉजिटिव लाइफ उन्होंने बताई कि इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है। और अरेबियन राइटर इंडिया में जो आए थे दूसरे वो थे सुलेमान सौदागर। हमने करना है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं लिटरेरी वर्क से, क्योंकि लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और कई बार पेजेस जो है वो बीच में से गायब होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता लगता। बट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उससे हम चेक कर सकते हैं कि उन बुक्स के अंदर जो डेट्स और टाइम पीरियड मेंशन था क्या वो सही है। तो सबसे पहले आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर इंस्क्रिप्शन आएगा। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटन वर्ड्स। वो रिटन वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी धर्म के बारे में या फिर किसी किंग की प्रेस के बारे में। अब ये जो वर्ड्स हैं ये किसी रॉक के ऊपर, स्टोन के ऊपर या फिर आयरन पिलर्स, केव्स, गुफाओं पर, या फिर कोई प्लेट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, टेराकोटा इमेजेस होती हैं जैसे कि टॉयज़ होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उन सब पे जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है उस टाइम पीरियड के बारे में। जैसे कि किंग का नाम हो गया, उस टाइम पीरियड की डेट कितनी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टैक्सेस क्या सिस्टम रहता होगा, रिलीजियस सिंबल्स क्या होंगे, कौन सी चीज़ें जो है उस टाइम पे वर्शिप होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंस्क्रिप्शन से पता लगा सकते हैं। जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो था उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है अशोका एम्पायर को समझने के लिए। नेक्स्ट जो हमने इसी के अंदर करना है सेकेंड पॉइंट, कॉइन्स। कॉइन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कॉइन्स ही हैं जो डायनेस्टीज़ के किंग के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो कितनी पावरफुल थी। क्योंकि जितनी पावरफुल डायनेस्टी होगी, जितना एरिया उनके अंडर होगा, वहाँ तक वो कॉइन्स जो है मिलेंगे। एंड द सेकंड थिंग, अगर डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी तो वो कॉइन्स भी उस तरीके के बनाएंगे, जैसे कि गुप्ता टाइम के अंदर गोल्ड कॉइन्स भी बने थे एक टाइम में। सो यहाँ पर उसके अंदर किंग का नाम हो सकता है, कहाँ कहाँ तक वो कॉइन्स जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वहाँ तक डायनेस्टी होगी उनकी। और पंजाब हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो कॉइन्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है। थर्ड पॉइंट, मॉन्यूमेंट्स। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड जैसे कि बिल्डिंग, पिलर्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, चैत्यास। चैत्यास होते हैं वो प्लेसेस जहाँ पर रिलीजियस पर्सन्स रहते हैं और रिलीजियस नॉलेज लोगों को देते हैं। इससे हमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल, ऑर्नामेंट्स, कैसी ज्वेलरी वो पहनते थे, डाइटीज़, कैसी मूर्तियाँ जो थी वहाँ पे उस टाइम पे होती होंगी, मोड ऑफ वर्शिप, किस तरीके से वो भगवान की वर्शिपिंग करते होंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ईजिली पता लगता है क्रोनोलॉजिकल इवेंट की वहाँ पर रिचुअल्स जो हैं किस प्रकार से होते होंगे।
नेक्स्ट है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ और पेंटिंग। तो उस टाइम पे बहुत सारी टेराकोटा इमेजेस हमें मिली हैं, टॉयज़ मिले हैं, जिससे हम लोग उस टाइम पीरियड के लोगों की नॉलेज और उनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन होता है खुदाई कर कर, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, तकसीला, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें पता लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो कितने टाइप्स की बनती थी, कितने फ्लोर्स होते थे, हाउसेस कैसे बनते थे, वेपन्स यूज़ होते थे उस टाइम पर, वो किस चीज़ से बनते थे, हाउस होल्ड आइटम्स, यूटेंसिल्स वो कैसे होते थे, पोट्री, पोर्ट्स वगैरह, और टॉयज़ हो गए। पिक्टोग्राफी, अल्फ़ाबेट, उस टाइम पे जो अल्फ़ाबेट होते थे वो पिक्चर्स के बने होते थे, वो वर्ड से नहीं बने होते थे। तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो के बारे में पता लग रही हैं एक्सकेवेट करके। कॉन्क्लूजन जो है आपने ज़रूर लिखना है जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे। जब चाहे कितने भी पेजेस का करो, चाहे आपके पास टाइम नहीं था, आपने एक पेज में ही लिखा, दो में लिखा, बट कॉन्क्लूजन जो है आपने ज़रूर लिखना है। और कॉन्क्लूजन के लिए अलग से कोई लाइंस नहीं इतनी लर्न करनी होती। जो आपने अभी आंसर अटैम्प्ट किया उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी वही आप यहाँ कंक्लूजन में लिख सकते हो। क्वेश्चन जो है आपका 3 तरीके से आ सकता है। पहला ये कि आप लिटरेरी सोर्सेस लिखो, तो सिर्फ आपको लिटरेरी ही लिखनी है, उसके अंदर आर्कोलॉजिकल नहीं लिखनी। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डाउन द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, तो उसके अंदर सिर्फ आर्कोलॉजिकल लिखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि राइट डाउन हिस्टोरिकल सोर्सेज, वहाँ मेंशन नहीं होगा तो आपने दोनों लिखनी है। फिर उसके अंदर आप कंटेंट कम कर सकते हो, थोड़ा सा आप लिटरेरी से लिख देना, देन थोड़ा सा आप आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से लिख देना। Hope you will find this video informative. If you have any doubt related to this video and your syllabus, comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best for your exam. Have a nice day.